नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे इस शो में हम आपको बताएंगे आज सुबह सुबह संकेत कैसे आ रहे हैं एशियाई बाजारों से, साथ ही ग्लोबल मार्केट ने किस तरह का प्रदर्शन किया, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। और खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन, साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आपके सामने एक एक करके हमारे सहयोगी रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे एशियाई बाजारों से। तो इस वक्त जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं, अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। कोरिया के बाजार हल्के लाल निशान में हैं, चीन के बाजार फ्लैटिश कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जापान के बाजार पर नजर डालेंगे तो ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहे हैं। और चीन में अभी थोड़ी देर पहले महंगाई के आंकड़े आए जो कि अनुमान से कमजोर थे। 0.2% की बढ़त वहां पर देखने को मिली, 0.4% की बढ़त का अनुमान था चीन में जो महंगाई आई है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि और जापान में भी महंगाई के आंकड़े आए हैं, अनुमान से थोड़े ठीक थे, बेहतर नजर आए हैं। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि जापान के जो बाजार हैं वो इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई पर कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त एशियाई बाजारों में एक के बाद एक महंगाई के आंकड़ों पर रिएक्शन यहां पर मिलता हुआ, हालांकि गिफ्ट निफ्टी इस वक्त सपाट कारोबार कर रहा है। और कल भारतीय बाजारों में हमने देखा वैसे कि कल गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत थोड़ी कमजोर हो रही थी, असर थोड़ा भारतीय बाजारों पर भी देखा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि शुरुआती 1.5 घंटे में ही रिकॉर्ड लेवल्स बाजार में देखने को मिले और बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी देखने को मिली। तो चलिए शुरुआती क्यूज तो ठीक ठाक ही हैं एशियाई बाजारों से। और एक बार ग्लोबल मार्केट का अपडेट ले लें दुनिया भर के बाजारों में। तो यूएस में कल हमने देखा कि वापस से S&P 500 और नैस्डैक अपने रिकॉर्ड लेवल्स पर कारोबार कर रहे थे। हर दिन नया रिकॉर्ड पर यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पॉइंट वाइज अगर हम देखेंगे तो ज्यादा बड़ा कुछ डिफरेंस नहीं है, एक रेंज ही में दिखाई दे रहे हैं अमेरिकी बाजार, लेकिन पॉइंट वाइज अगर देखेंगे तो लगातार नए स्तर को, नए ऑल टाइम हाई को टेस्ट करते हुए अमेरिकी बाजार नजर आ रहे हैं। हालांकि डाउ जोन्स में कल हमने देखा कि दूसरे दिन भी नरमी थी, करीब 52 अंकों की वीकनेस वहां पर देखने को मिली है। कल की बैंक की तरफ से एक ब्रोकरेज हाउस है ये, वहां पर एनवीडिया के लक्ष्य में 40% की बढ़त देखने को मिली, जिसके बाद एनवीडिया में करीब 2.5% की तेजी हमने देखी। अब एक और डेवलपमेंट हुआ वहां पर, और सेनेट बैंकिंग कमेटी के सामने कल फेड चेयरमैन जेरेम पॉल की तरफ से कुछ टेस्टिमोनी निकल कर आए और फेड चेयरमैन की तरफ से कुछ डविश स्टेटमेंट यहां पर निकल कर आए हैं। उनका कहना है कि ज्यादा समय तक ब्याज दरें बढ़ाए रखने में भी खतरा है, बढ़े हुए ब्याज दर इकोनॉमी ग्रोथ के लिए सही नहीं है, और ब्याज दरों में कटौती में देरी अगर ज्यादा वो करेंगे तो रोजगार पर इसका असर देखने को मिल सकता है। ये कुछ बड़े बयान थे कल फेड चेयरमैन की तरफ से, जिससे कि अब आगे इंडिकेशन मिल रहा है कि फेड अब ज्यादा देर नहीं करेगा ब्याज दरों में कटौती को, क्योंकि कहीं ना कहीं लेबर मार्केट से डेटा हम जो बार बार आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं, वहां पर लगातार एक नरमी देखने को मिल रही है जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही नहीं है। कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होगा, फेड काफी क्लोजली वॉच करेगा कल गुरुवार के दिन जो वहां पर महंगाई के आंकड़े आएंगे। अगर फेड की तरफ से वो कंफर्टेबल आंकड़े रहे तो हो सकता है कि सितंबर में हम एक रेट कट फेड की तरफ से देखें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कुछ बयान निकल कर आए कल फेड चेयरमैन की तरफ से। अब देखना होगा कि इस पे दुनिया भर के बाजार कैसा रिएक्ट करते हैं। यूरोप के बाजार तीनों ही इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए, लेकिन कल हमने देखा कि फेड चेयरमैन के डविश बयान के बाद भी बॉन्ड यील्ड्स में हल्की तेजी आई। हालांकि 4.3% के नीचे ही थे, लेकिन हल्की तेजी वहां पर देखने को मिली, क्योंकि अब बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट की नजर है महंगाई के आंकड़ों पर। डॉलर इंडेक्स भी 104 के पार निकला, 105 के स्तर को टच किया। यहाँ पर महंगाई के आंकड़ों से पहले सोने में स्थिर कारोबार हमने देखा, सोने और इसके अलावा ब्रेंट क्रूड में भी देखा, तो वहां पर भी हल्की मुनाफा वसूली थी। जहां जो तूफान की बात की जा रही थी, हरिकेन के इम्पैक्ट की बात की जा रही थी, उसके वहां पर अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जिसके चलते हमने देखा कि कच्चे तेल में भी थोड़ी नरमी थी। तो ये कुछ आंकड़े हैं कल के। और आज अगर एशियाई बाजारों के भारतीय बाजारों के संदर्भ में बात करें तो संकेत ठीक ठाक ही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कल जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो फेड चेयरमैन का बयान था। कल देखना होगा कि महंगाई के आंकड़े कैसे दिखाई देते हैं।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल मार्केट से तो संकेत ठीक ठाक ही हैं। एफआईज और डीआईज के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से खरीदारी हुई 314 करोड़ की, डीआईआईज ने 1416 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स ऑप्शन में 498 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है 28,435 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआईज करके गए। यहाँ से भी आंकड़े अगर देखें तो ठीक ठाक ही हैं। डीआईज और एफआईज दोनों खरीदारी करके गए। हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन बाइंग का ही आंकड़ा नजर आ रहा है एफआईज की तरफ से। लेकिन आज भारतीय बाजारों में क्या करना होगा, क्योंकि कल तो हमने देखा कि रिकॉर्ड लेवल्स के पास निफ्टी और बैंक निफ्टी बंद हुए। 112 अंक ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 140 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखाई। कल दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर क्लोजिंग देखने को मिली, अच्छी क्लोजिंग थी। लेकिन आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी वीकली। तो आज के लिए लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे भारतीय बाजारों के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी काटरा जुड़ चुके हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा एनालिसिस करने के लिए। डिम्पी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट के अंदर दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि बाजार अपनी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है तो उसका जवाब ना है। तो बाजार किसी तरह का रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं इस समय कर रहा, और मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से एक रेंज बनी हुई है। ये 24,500 को पार करने में समर्थ है और 24,200 भी नहीं ला पा रहा है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट स्टिल आर इन द रेंज। सेकंड इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अभी बैंक निफ्टी के लेवल बता दीजिए, करीब 140 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ है। अगर आप उसके फ्यूचर चेक करेंगे ना तो सिर्फ 20 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है वो, यानी कि 52,000 का इंडेक्स है, सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर जाके बढ़कर बंद हुआ फ्यूचर, जो स्पॉट में अलग है, और उसका प्रीमियम सिर्फ 12 पॉइंट का रेट है। यानी कि यहाँ पे इच्छा शक्ति नहीं है खरीदने की। सबको एक बार समझ में आती है कि 84-85% के आसपास एफआईज खड़े हुए हैं। बाजार के अंदर अभी अर्निंग का कोई बड़ा नंबर अभी आया नहीं है, उसकी वेट हो रही है। दूसरा, 23 तारीख को बजट आएगा, तो बहुत सारी चीजें इस समय मार्केट के अंदर वेट एंड वॉच मोड पे चली गई। जैसे भी आप ग्लोबल मार्केट का बता रहे थे कि वहां पर भी कुछ कुछ बड़े बयान आए। कहने का मेरे मतलब है कि कोई भी एग्रेशन या डिप्रेशन मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है। बाजार पूरी तरह से एक रेंज में है। कुछ ऐसे पॉइंट्स भी है मार्केट के अंदर जो बाजार को गिरने नहीं दे रहे हैं, जैसे कि लिक्विडिटी, जैसे कि मार्केट के अंदर इस समय इकोनॉमिक डाटा, या फिर कुछ कंडीशन ऑफ स्टॉक्स की जहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ एफआईज हुई है। और कुछ चीजें ऐसी भी है बाजार की तो बाजार को चलने भी नहीं दे रही है। चलने के शॉर्ट टर्म में बहुत वर्टिकल राइज होना, वैल्यूएशन का जस्टिफिकेशन ना होना, और साथ ही ट्रिगरलेस मार्केट होना। तो तीन चार चीजें ऐसी भी है जो बाजार को इस समय भी चलने भी नहीं दे रही है। कुल मिला के बाजार के अंदर एक रेंज रहेगी। इस रेंज के अंदर मैं ऊपर लेवल और नीचे का लेवल आपको फिर से बता देता हूँ। 24,500 650 का रेजिस्टेंस एरिया है सारा का सारा, और इनफैक्ट 450 से ही शुरू हो जाता है। आप 500 मान के चलिए, 500 से 650 हो गया ये। आपका जो सपोर्ट एरिया है वो है 24,200। पहली बार यहीं आके रुकेगा मार्केट, नहीं तोड़ा तो फिर नीचे आएगा। नए वालों को क्या करना है, सिर्फ वेट करनी है। देखिए, डिप आ नहीं रहा तो डिप ऊपर जा भी तो नहीं रहा मार्केट, ये जो चीज क्लियर है। और अगर आपको लग रहा है कि 60-70 पॉइंट ऊपर चलता है बाजार, तो 60-70 पॉइंट आप कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें गैप अप और गैप डाउन भी इंक्लूडेड होते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको नोटिस करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट कि जिनके पास पोजीशंस हैं वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर लें, चाहे तो अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। कम से कम 30-40% प्रॉफिट बुक करना एक समझदारी का सौदा हो सकता है। बाजार के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज मोमेंटम कुछ शॉर्ट टर्म में आया हुआ है। दूसरा पॉइंट आता है बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में देखिए 53,000 के बाजार को पाना मुश्किल हो रहा है। इसने अपनी 5 दिन की और 10 दिन की एवरेज के बिलो क्लोजिंग कर दी है, और सिर्फ 20 डे की इंपॉर्टेंस है। और 20 डे जाके बनता है वो 52,000 के नीचे 51,700 के आसपास। तो आप ये बात मान के चलिए कि जब तक 52,000 लाएगा नहीं तब तक बियर्स की ग्रिप मार्केट के अंदर आएगी नहीं। ये स्प्रिंग की तरह होंगे, जितना नीचे आएंगे उतनी स्पीड से ऊपर चले जाएंगे। तो बैंक निफ्टी में नए वालों को 52,000 की भी वेट करनी चाहिए। 52,200 300 पे भी चाहे तो पोजीशन को धीरे धीरे ले सकेंगे, और 52,000 का एक स्टॉप लॉस रख लें, और 30,000 का उनका टारगेट होगा। और नए वालों को तो वेट करने की, मैंने जैसे बताया, उसको वेट करना ही चाहिए। रही बात पर है कि 9 शेयर एफ एंड बैन में है, 9 शेयर, और एफआईज का नंबर छोड़ के पूछा, उसमें आपने सारे नंबर्स पढ़े, सारे नंबर्स प्लस हैं। एक ही नंबर अपने आप में सारे नंबर्स इक्विवेलेंट है और उससे कहीं ज्यादा है, वो इंडेक्स ऑप्शन कम हो रहा है ना, वो ना खरीदारी का हो रहा है, बेचने का हो रहा है। जो भी हो रहा है वो हेज के साथ हो रहा है। सबको पता है कि यहाँ पे खरीदना थोड़ा सा खतरे से खाली है, नहीं होगा, तो इसलिए जो भी कर रहा है वो सब हेज के साथ कर रहा है।
तो 28,000 करोड़ रुपए का ऑप्शन इंडिकेशन यही बताता है। ऑप्शन वाले सावधान रहे, प्रीमियम मेकिंग होगी मार्केट के अंदर, और एफआईज की होल्डिंग करीब 84% के आसपास, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, और डीआईज और रिटेल की दोनों की होल्डिंग इस समय करीब 33-33% होती है। ठीक है, तो ये है नज़रिया आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। थोड़ी लाइन में डिस्टर्बेंस थी, लेकिन कुल मिला के जो क्रक्स निकला, हमने आपको लेवल्स बता दिए हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज के लिए निफ्टी में, और इसी रेंज में कारोबार किए। जब तक नीचे का लेवल तोड़ता नहीं है, तब तक बेयर मार्केट के ग्रिप में नहीं आएगा बाजार। एक तेजी आगे कंटिन्यू रह सकती है। सपोर्ट लेवल्स का अपने ध्यान रखें, स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते जाए अगर आपके एग्जिस्टिंग पोजीशन है। बैंक निफ्टी जब तक 52,000 का लेवल नहीं टूटता, तब तक कोई चिंता वाली बात नहीं है, यहाँ से तेजी आएगी। बाय ऑन डिप्स में, जो कि हम आपको लगातार बोल रहे हैं कि अगर आप एंट्री ले पाएं तो लेते रहें, और जिनकी लॉन्ग पोजीशन है वो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेड करते रहे। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए सलाह है कि वो थोड़ा सावधानी के साथ आज ट्रेड करें। लेवल्स आपके स्क्रीन पर, इसे नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, और ये तो बात हुई निफ्टी के आज इंपॉर्टेंट लेवल्स की, लेकिन शुरुआत कैसी हो सकती है आज? अब बाजार में क्या कोई ट्रेड ले सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में? इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आज के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ एंजल वन से देवांग शाह जुड़ चुके हैं। देवांग जी, थैंक यू सो मच ईडी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आज आप कैसी शुरुआत देख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल की अच्छी क्लोजिंग के बाद, और इसके अलावा किन शेयरों में ट्रेड करें, ये भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग। बात करें निफ्टी की तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। डेफिनेटली एक यहाँ पे हमें कॉशियस अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज ओवरबॉट जोन में भी है। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। जहां तक निफ्टी फ्यूचर की बात करें, इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए 24,350। एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी फ्यूचर के लिए। जहां तक रेजिस्टेंस की बात करें, 24,600 एक रेजिस्टेंस है। तो हमें लगता है कि 24,600 तक हमें लेवल देखने मिल सकते हैं निफ्टी फ्यूचर के। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, फर्स्ट स्टॉक यहाँ रहेगा लॉरस लैब। लॉरस लैब की बात करें तो ओवरऑल एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने मिला है वीकली चार्ट पे, ऑल्सो डेली चार्ट एक पॉजिटिव हमें देखने मिला है। तो यहाँ पे हमें लगता है कि लॉरस लैब में अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 468, टारगेट है 502। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। एमएनएम की बात करें तो इसमें भी एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला ऑन द डेली चार्ट। हमें लगता है कि यहाँ से अभी भी अपसाइड देखने मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना है 2,860, टारगेट है 3,015। ओके, थैंक यू देवांग आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। तो लॉरस लैब्स खरीदारी करके चलिए 502 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 468 का। और दूसरा कॉल है एमएनएम। कल ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में हमने शानदार तेजी भी देखी थी। एमएनएम में अभी भी तेजी के मौके बन रहे हैं। कल 2% से ज्यादा की तेजी थी वहां पर, लेकिन अभी भी आप तेजी करके चलिए। लक्ष्य होगा 3,015 का अगला जो नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस होगा 2,860 का। चलिए, ये तो बात हुई मार्केट में रणनीति की, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और रुक करते खबरों वाले शेयर्स का। और इस बीच अब अर्निंग्स भी आना शुरू हो चुके हैं, और कल शुरुआत हुई डेल्टा कॉर्प और जीएम ब्रेवरीज के नतीजों से। जीएम ब्रेवरीज के नंबर्स तो हमने देखा बाजार के दौरान ही आ गए, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद डेल्टा कॉर्प और इसके अलावा भी कुछ अन्य कंपनियों के नंबर्स आए हैं और क्वार्टरली अपडेट भी देखने को मिले हैं। कौन कौन से नंबर्स और खबरें कल अहम रही, ये बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए, कल कौन कौन से नंबर्स आए और क्वार्टरली अपडेट भी बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले बात करें तो डेल्टा कॉर्प के नतीजे आए पहले तिमाही के, और लार्जली वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। रेवेन्यू ले लीजिए, पैट ले लीजिए, ये दोनों में ही भारी गिरावट देखने मिली है। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में आने वाले बजट में क्या स्टेटमेंट रहती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और याद रखिए कंपनी थोड़ी रियल एस्टेट बिजनेस में भी जा चुकी है। तो 3-4 मूविंग फैक्टर्स आ रहे हैं डेल्टा कॉर्प के लिए। Q1 की जो ऑपरेशनल अपडेट है उस पर बात करें तो JSW के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। कुछ माइंस बंद है, तो इसलिए आपको जो नंबर्स है थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही होगी उनके ऑपरेशनल नंबर्स पे। बट ओवरऑल जो है मैराथन नेक्स्ट जेन रियल्टी एक स्मॉल कैप कंपनी है रियल एस्टेट का, यहाँ पे भी वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है आपका ओवरऑल ऑपरेशनली। तो ज़्यादा कुछ खास नहीं आया सिवाय डेल्टा कॉर्प के, तो उस पर ही फोकस रहेगा बाजार में। लेकिन आज 2 ब्लॉक डील हो सकते हैं, एक मैनकाइंड फार्मा और दूसरा डिलीवरी का। सबसे पहले मैं आपको मैनकाइंड फार्मा के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे कैपिटल ग्रुप, बड़ी सी एफआई ग्रुप है यूएस की, वहाँ उनकी एफिलिएट लगभग 0.9% स्टेक की बिकवाली कर सकती है, जिसका वैल्यू जो है लगभग 760 करोड़ रुपए का है। ये जो डील प्राइस 2% डिस्काउंट पे हो सकती है, और इस एफिलिएट का करंटली 2.22% स्टेक कंपनी में वो होल्ड करते हैं। तो इस सेल के बाद उनका स्टेक 1% गिर सकता है।
डिलीवरी में इंटरेस्टिंग बात है कि कनाडा पेंशन फंड लगभग 3.2% स्टेक, जिसका वैल्यू ऑलमोस्ट 865 करोड़ है, वहाँ पे हम जो है बिकवाली मिल सकता है। और वो याद रखिए जो डील है 3.5% डिस्काउंट में हो सकती है। अभी एक टाइप का कंप्लीट एग्जिट हो सकता है कनाडा पेंशन का। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 25 अप्रैल को जो था उन्होंने जो है लगभग 2.8% स्टेक की ओपन मार्केट में बिकवाली की, लगभग 900 करोड़ का वैल्यू था 2 ब्लॉक डील्स में। तो अब उनका जो है सिर्फ 3.2% स्टेक बाकी होता है, और आज के ब्लॉक डील के बाद अगर एक होता है तो एक कंप्लीट एग्जिट माना जाएगा। MGL, IGL, गुजरात गैस, तीनों ही CGDs के लिए जो है एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आ रही कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसको घटा सकता है CNG पे। अभी 14.4 है, अब उसको घटा के 5 to 7% कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, और ये लोअर टैक्स के कारण जो है जो प्राइसेस है वो 5 से लेकर 6 रुपये प्रति केजी घट सकता है। कंज्यूमर्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही, लेकिन कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल है, तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। CNG वॉल्यूम्स लगभग 70 से लेके ऑलमोस्ट 73% तक कंट्रीब्यूट करते हैं MGL और IGL के, तो इनको बेनिफिट सबसे ज़्यादा होगा। गुजरात गैस को थोड़ा कम होगा क्योंकि उनका लगभग 30% टोटल वॉल्यूम जो है इस सेगमेंट से आता है। बट नेवरदलेस CGDs पे जो है आज बाजार की नज़र रहेगी। विप्रो के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। कॉग्निजेंट जो है लगभग $505,000 यानी कि 4 करोड़ जो है सेटल कर सकते हैं विप्रो की केस जो CFO जतिन दलाल के अगेंस्ट था, तो एक टाइप से पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। पिडलाइट मैनेजमेंट का मीट हुआ था, यहाँ पे नुवामा के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो कोर कैटेगरी है वो अच्छा काम करेगा, सीलेंट में बुलिश नज़रिया है, और जो ई-कॉमर्स का सेल्स है वो 14 गुना बढ़ा है 3 साल में, तो ये एक बहुत जो है आई पॉपिंग डेटा है। और इसके अलावा बड़े प्लान्स इनको बन रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक और EV के एडिसिव मार्केट्स में ये घुसेंगे। इन्फोसिस ने भी 5 साल का बड़ा करार अनाउंस किया है सेक्टर अलार्म के साथ। और RVNL की अगर मैं बात करूँ तो 2 बड़े ऑर्डर आए हैं, जिनको कंबाइन करेंगे तो लगभग 400 करोड़ रुपए का रहेगा, और एक JV मिडिल ईस्ट में उन्होंने अनाउंस किया। KDDL लगभग 90 करोड़ का बायबैक अनाउंस किया, 3,700 रुपीज़ बायबैक प्राइस है, यानी कि लगभग 12 से लेकर 13% डिस्काउंट पे। HG इंफ्रा को 465 करोड़ का EPC ऑर्डर आया है सोलर प्रोजेक्ट के लिए। और GMDC ने जो है थोड़ी अमेंडमेंट की है अपनी एग्रीमेंट थर्मल प्लांट्स के लिए गुजरात में, उसके कारण कंपनी को एक वन टाइम कैपेक्स लेना पड़ेगा लगभग 300 करोड़ का, तो एक टाइप से हिट आने वाला है कंपनी के फाइनेंशियल्स में, तो थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। हमारे खबर पे मुहर लगी है लॉयड्स मेटल में, हमने बताया था कि फंड रेज होने वाली है, और अब जो है QIP फंड रेज खत्म हो गई है। वहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड ने भी जो है एंट्री लिया है, और इंटरेस्टिंगली कंपनी ने अनाउंस किया कि अब इस पैसे से वो 4 मिलियन टन्स पर एनम का पेलेट प्लांट की एक्सपेंशन करेंगे महाराष्ट्र में। अब तो हमने खबरों वाले शेयर्स आपको बता दिए, आपको बता दिए Q1 अपडेट्स क्या, लेकिन आज 2 अहम लिस्टिंग भी है जो आपको रडार में होना चाहिए। 2 बड़े मेन बोर्ड लिस्टिंग है। सबसे पहला वो होगा बंसल वायर्स का, IPO प्राइस 256 रुपीज़ का था, और जो सब्सक्रिप्शन है वो लगभग 63 टाइम्स का था। अब एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन है लगभग 30 से लेके 35% तक का हो सकता है बंसल वायर में, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम स्ट्रांग है। वही अगर MQ और फार्मा की बात करें तो इनका IPO प्राइस 1008 रुपीज़ पर शेयर का है, और जो सब्सक्रिप्शन है वो इस बंसल से भी ज़्यादा है 68 टाइम्स का। हालांकि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो लगभग 25 से लेकर 30% तक का लिस्टिंग गेन्स एक्सपेक्टेड है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिसको आपके नज़र में रहनी चाहिए आज दिन के ट्रेड में। ठीक है, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज प्राइमरी मार्केट भी फोकस में रहेगा, बंसल वायर, MQ फार्मा की लिस्टिंग होगी आज, और इसके अलावा आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां भी फोकस में रहेंगी। इसके अलावा कुछ बड़ी ब्लॉक डील्स होने वाली हैं आज के दिन भी, तो ये सब इन सब पे भी फोकस रहेगा। मैनकाइंड डिलीवरी जैसी कंपनियां आज के दिन फोकस में रहेंगी। पिडिलाइट पर भी नजर रखिए, इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी जिसमें कि एनालिस्ट मीट से कुछ बड़े टेक अवे आ रहे हैं, और स्टॉक हम देख रहे थे हाल फिलहाल में एक्शन में भी था। तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखिए। खबरें भी आज ढेर सारी है, और नतीजों के चलते भी डेल्टा कॉर्प, JSW स्टील और इसके अलावा JSW स्टील और इसके अलावा मैराथन नेक्स्ट जेन, ये कंपनियां फोकस में रहेंगी। नंबर्स थोड़े वीक टू इनलाइन थे, तो इस पर भी आज फोकस रखिए। चलिए अब बात करते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट की। हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। अंश, गुड मॉर्निंग, बताइए।
तो जेफरीज की रिपोर्ट है सुप्रीम इंडस्ट्री पे और उन्होंने खरीदारी की राय दी है। इसी के साथ साथ जो टारगेट प्राइस है वो भी कुछ 5,390 से बढ़ाकर 6,700 कर दिया है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स बताए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि पाइप वॉल्यूम कंपनी का 27% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अप्रैल से लेके मई महीने तक का ये जो ड्यूरेशन है इसके अगर देखा जाए तो, साथ ही साथ कंपनी का जो फोकस है वैल्यू एडेड सेल्स पे, उसके वजह से कंपनी के मार्जिन्स में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी की जो वाइड रेंज है प्रोडक्ट की और स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे भी उन्हें मार्केट शेयर गेन करने में काफ़ी सहायता हो सकती है। उनके हिसाब से एस्टिमेटेड उन्हें किया है कि कुछ 25% अर्निंग ग्रोथ हो सकती है FY24 से लेके FY27 तक, जिसके चलते वो पॉजिटिव है इस कंपनी पर। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है मारुति सुजुकी पर और उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस भी 14,105 दिया गया है और ये इसकी खास वजह है कि यूपी गवर्नमेंट ने वेव ऑफ कर दिया रोड टैक्स हाइब्रिड कार पे, जिससे सबसे ज़्यादा लाभ यहाँ पे हमें मारुति को होते हुए नजर आ रहा है। और उनका ये भी कहना है कि यूपी के साथ साथ दूसरे स्टेट भी ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं, जिससे मारुति को और भी लाभ मिल सकता है। मारुति पर दरअसल रिपोर्ट मैक्वारी की भी आई है और उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग दी गई है, लेकिन टारगेट प्राइस यहाँ पे हमें 11,565 का नजर आता है। इनके भी हिसाब से सेम रीज़न है, यूपी ने रिड्यूस कर दिया है टैक्स, जिसके वजह से यहाँ पे काफ़ी चीप भी हो सकती है हाइब्रिड कार्स। उनका ये भी कहना है जो प्राइस डिफरेंस होता है हाइब्रिड कार्स और इंटरनल कंबशन ICE व्हीकल्स में, उसका जो गैप है वो पहले 20% था, वो भी घटकर 10% हो गया है। तो इसकी वजह से हाइब्रिड कार्स को भी एक अच्छा पुश मिलता हुआ यहाँ पे नजर आता है। साथ ही साथ पॉजिटिव सेंटिमेंट है मारुति के लिए, क्योंकि 20% शेयर होल्ड करते हैं मारुति हाइब्रिड इंडस्ट्री में। करीब करीब ये 2023 का एस्टिमेट किया गया है। ग्लोबल स्पिरिट पर भी रिपोर्ट है और ये इनक्रेड की रिपोर्ट है। उन्होंने ऐड की रिकमेंडेशन दी है। टारगेट प्राइस भी 1562 से बढ़ाकर 1599 कर दिया गया है और उनका कहना है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ENA, IMIL और IMFL सेगमेंट में हुआ है, जिसके वजह से इन्हें काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी नज़र आता है। साथ ही साथ उनका कहना है कि रॉ मटेरियल और पावर कॉस्ट भी काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो चुके हैं, जो कि एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। उनका ये भी कहना है कि एबिटा मार्जिन एथेनॉल और IMIL के लिए कुछ 10% और 20% रह सकता है, जिसके कारण वो पॉजिटिव है इस कंपनी को लेकर। इनक्रेड की एक और रिपोर्ट आई है LTI माइंट्री पे और उन्होंने रिकमेंडेशन में पहले रिड्यूस की रेटिंग दी गई थी, उससे चेंज करके अभी ऐड की रेटिंग दी गई है। टारगेट प्राइस भी कुछ 5,998 का कर दिया गया है, पहले टारगेट प्राइस 5,377 का था। उनका कहना है कि एनर्जी और यूटिलिटी और साथ ही साथ फिनेंशियल सेक्टर और इंश्योरेंस में काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आ रहा है, जिस वजह से उनके रेवेन्यू में भी काफ़ी एक अच्छा बूस्ट दिख सकता है। साथ ही साथ मार्जिन भी अभी एट प्रेजेंट बहुत ही लोएस्ट लेवल पे, यहाँ से एक अच्छा इंप्रूवमेंट आ सकता है, जिसके चलते वो पॉजिटिव है इस कंपनी को लेकर। तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखें। ओके, थैंक यू अंश आपका ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज भी ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, LTI माइंट्री, मारुति सुजुकी पर कल की खबर के बाद हमने देखा कि कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आई हैं और अब 14,000 के ऊपर के लक्ष्य देख रहे हैं, तो इस पर भी फोकस रखिए मारुति सुजुकी पर। चलिए अब बढ़ते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी मौजूद हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए 18 आवर्स स्वदेश को। गोल्ड सिल्वर से पहले शुरुआत करते हैं, आज कैसे ट्रेड करें वहाँ? वेरी गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल के सेशन में हमने देखा कि सोने और चांदी में लोअर लेवल से वापस प्राइजेस को एक अच्छा खासा बाउंस आता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट थर्सडे और फ्राइडे को जिस ढंग से हमने स्टेटमेंट्स देखे थे वो काफी इंपॉर्टेंट थे, जिसके से मार्केट में अच्छा गेन आया था। कल हमने हायर लेवल से थोड़ी सी गिरावट जरूर देखी, बट इन ऑल मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में जो दबाव है वो कंटिन्यू रहने की उम्मीद है और उसी के चलते सोने और चांदी दोनों को बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति रहेगी, जहाँ पे गोल्ड अगस्त फायदा 72,200 पे लेके चलेंगे, 72,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे, 72,700 तक का एक बाउंस बैक दिखेगा। वहीं चांदी में भी हमने देखा गोल्ड सिल्वर रेशियो की गिरावट के चलते चांदी भी आउट परफॉर्म करती हुई दिखाई दी और अभी भी प्राइजेस 92,000 के ऊपर मेंटेन है। तो अनलेस अंटिल 92 नहीं तोड़ता है तब तक मुझे लगता है 96,600 के करीब लेके चलिए, 92 का स्टॉप लॉस रखिए, 93,500 तक का लेवल हम चांदी में देख सकते हैं। ओके, तो यह सोने चांदी पर रणनीति। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। और भी रणनीति थी यहाँ पर अजय जी की तरफ से, क्विकली हम आपके लिए क्रूड, कॉपर और एल्यूमिनियम पर भी राय दे देते हैं। क्रूड में बिकवाली कीजिए 6,770 के लक्ष्य के लिए, कॉपर 870 के लक्ष्य के लिए खरीदारी, और एल्यूमिनियम भी अच्छा लग रहा है 232 के टारगेट के लिए। समय की थोड़ी कमी थी, ये प्लेट्स हम आपके लिए चला रहे हैं, स्ट्रैटेजी आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक काफ़ी अहम खबर आ रही है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स के को लेकर।
बजट में सरकार इन कंपनियों को बड़ी राहत दे सकती है। सूत्रों के हवाले से क्या खबर है बताने के लिए प्रकाश जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, आगामी बजट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज और साथ ही साथ जो इसके कंज्यूमर्स हैं उनके लिए बड़ी खबर आ सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार सीएनजी पर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसमें बड़े बदलाव कर सकती है, और सिर्फ सीएनजी पर ही नहीं बल्कि सीबीजी पर भी, जो कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस है, उस पर भी टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा सकता है। ये प्रस्ताव पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से वित्त मंत्रालय को सौंपा गया है। उस प्रस्ताव के हिसाब से, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, सीएनजी पर जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, जो कि इस वक्त 14% है, उसको घटाकर 5 से 7% करने का प्रस्ताव दिया गया है। ऑयल मिनिस्ट्री ने ये सिफारिश की है। जाहिर तौर पे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप सीएनजी कंज्यूमर्स के लिहाज से देखें। इसके अलावा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के भी मसले में एक इम्पॉर्टेंट सिफारिश की गई है, जिसके हिसाब से उस पर जो डबल टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज करने की सिफारिश की गई है। इस वक्त होता ये है कि सीबीजी पर सरकार, हालांकि सीबीजी जो है वो जीएसटी के दायरे में है, जिस पर कि 5% जीएसटी वसूला जाता है, लेकिन कई मामलों में जीएसटी लेने के बावजूद भी उस पर भी 14% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सरकार वसूलती है। लिहाजा डबल टैक्सेशन का मसला है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस मसले को वित्त मंत्रालय के सामने उठाया है, खासकर वैसे मामले में जब सीबीजी की ब्लेंडिंग सीएनजी में हो रही है। पहले ही 5% जीएसटी सीबीजी पर लग चुका है, लेकिन जब ब्लेंडिंग होती है फिर से सरकार उस पर 14% सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वसूलती है। जाहिर तौर पे जो एंड रिजल्ट आता है, प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है, और उसकी वजह से कंज्यूमर्स को भी लॉस है और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी इसका नुकसान उठाना पड़ता है। लिहाजा इस बात की सिफारिश की गई है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कि अगर सरकार गैस बेस्ड इकोनॉमी के टारगेट को हासिल करना चाहती है, 15% जो हिस्सेदारी है ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन में गैस की करने की, अगर इस टारगेट को हासिल करना चाहती है तो जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव करना होगा। तो इस तरह की जो सिफारिशें हैं, जो प्रस्ताव हैं, वो वित्त मंत्रालय के सौंपे गए हैं, और इस बात की बेहद संभावना है कि आगामी बजट में सरकार सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को रिलीफ देने के लिए, एक्सपेंशन को बढ़ावा देने के लिए, कंज्यूमर्स को इसका फ़ायदा देने के लिए सीएनजी और सीबीजी पर जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव कर दे, और जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है उसमें भारी कटौती कर दे। थैंक यू प्रकाश, ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर नजर रखिए। चलिए